अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हिरा ताहिर है और आज हम सीएसएस की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो सीएसएस की प्रिपरेशन के बारे में हमने रोड मैप टू सीएसएस करना है बाय हिरा ताहिर, यानी कि ये इसका मैं ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आ जाता है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है कंपलसरी सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन टिप्स, जो कि 600 नंबर के मार्क्स होते हैं और इसमें ये वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं, ये जो नीचे लिए गए हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश ऐसे जो है वो 100 मार्क्स का होता है। तो इंग्लिश ऐसे में असल में होना चाहिए, एक एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि हमें एनालिसिस करना आना चाहिए, दो चीज़ों को कंपैरिजन करना आना चाहिए कि ये एक चीज़ है तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे। इस चीज़ को इस एंगल से देखें तो इसका क्या फ़ायदा है और इस चीज़ को उस एंगल से देखें तो इसका क्या फ़ायदा है। मतलब कि एक पिक्चर है, एक इमेज है, उसके दो साइड्स होते हैं, एक नेगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है। एक साइड से डार्क होती है, एक साइड से मतलब कि चमकदार होती है। तो दो साइड से हमें देखनी होगी और उसको एनालिसिस करना होगी। एनालिटिकल थिंकिंग अपने दिमाग पर जोर देना चाहिए। क्लियर थीसिस, मतलब जो हमारा मेन पॉइंट हमारा थीसिस है वो क्लियर होना चाहिए। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और जो हमारे दलाइल हैं वो लॉजिकल होने चाहिए, डीपर होने चाहिए। ये नहीं कि उसका सारा ना पैर है, बस आपने कहा दिया कि हाँ ये ठीक है, हाँ ये इस तरह होना चाहिए, इसका ये दलील है, बस जो थोड़ी सी दलील दे दी है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मतलब इसको बहुत ज़्यादा लंबे वे में रिप्रेजेंट करना चाहिए आपको। एंड स्ट्रक्चरल पैराग्राफ, स्ट्रक्चर पैराग्राफ का मतलब ये है कि ये जो मतलब कि एक ऐसे है उसका रिदम आना चाहिए कि सबसे पहले आप ये बयान कर रहे हैं कि आपने सबसे पहले डेफिनेशन बयान कर दी और फिर डायरेक्ट ही डिसएडवांटेजेस पर आ गए, तो ये स्ट्रक्चर पैराग्राफ नहीं होगा। आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपने सबसे पहले डेफिनेशन तैयार की है, जिसके बाद आप उसकी थोड़ी सी बारे में एक्सप्लेनेशन दें, उसकी समरी बताएं, फिर फिर इसके बारे में आप मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स दें कि ये सही है, ये नहीं सही है और ये दलाइल मैं देता हूँ, मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं रिजेक्ट करता। इस चीज़ को स्ट्रक्चरल वे में बयान करें कि पहले डेफिनेशन जैसे हम 9th-10th में ऐसे करते आ रहे थे, एफएससी में किए हमने ऐसे स्ट्रक्चर उसका देखा हमने कि इसका पहले डेफिनेशन देखी, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देखी और जिस तरह की चीज़ें। और आगे हम कुछ टिप्स देखें तो मतलब कि आउटलाइनिंग ऐसे रिगोरियसली, मतलब कि हमें सबसे पहले जो ऐसे जो मनाता है ना असल में, तो वो हमने सबसे पहले उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसकी आउटलाइन बनानी होती है और दूसरी जो होती है उसके मतलब कि कंपल्सरी कम्प्रीहेंसिव ऐसे लिखना होता है। तो आउटलाइन के भी नंबर होते हैं। तो आउटलाइन हमने सबसे पहले बनानी है, मतलब कि इस तरह आउटलाइन बनाएं कि जो मतलब कि पढ़ने वाला है, मतलब जो हमारा एग्जामिनर उसको क्लियर समझ आनी चाहिए कि अच्छा ये इसने नेक्स्ट जो कम्प्रीहेंसिव ऐसी है उसमें ये बयान किया गया है। और आपको बताऊं कि ये जो टॉपर्स के नंबर्स भी होते हैं ना वो 60 या 70 मार्क्स आते होते हैं 100 में से मैक्सिमम। तो आप लोगों ने मतलब कि मैक्सिमम रखना है कि आपने इतने मार्क्स अटेन करने हैं। इसके बाद है रीड हाई क्वालिटी एनालिटिकल आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स रेगुलरली, मतलब कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और भी इसके अलावा द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, द नेशनल मतलब कि द नेशन, आई थिंक द नेशनल न्यूज़पेपर, द नेशन न्यूज़पेपर इस तरह का ही है, तो वो भी है। तो आप लोगों को वो पढ़ना चाहिए, उसके आर्टिकल्स रोज़ाना देखने चाहिए और आपको अपनी जो है आपकी जो मेमोरी है इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी होनी चाहिए आपकी, और आपने उस आर्टिकल्स को अपने दिमाग में बिठाना है, उसका एनालिसिस करना है कि वो जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है आपका बेसिकली। तो इसके बाद जो है वह है इंग्लिश बेसिस एंड कॉम्पोजिशन, ये भी 100 मार्क्स की होती है। और इसमें असल में हमने करना क्या है, इसमें हमने ग्रामर पर फोकस करना है, मास्टर ग्रामर। हमें ग्रामर में हमें मास्टर होना चाहिए। वोकैबुलरी, अब आप वोकैबुलरी कहाँ से ले सकते हैं, अब आपको बताऊँ कि आपने वोकैबुलरी आप डान न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। आप डेली ऐसा करें कि आप डान न्यूज़पेपर पढ़ें तो 8 जो है लफ्ज़ डेली के 8 लफ्ज़ आप लिख कर रख लें एक साइड पर, तो उसको आप याद करें। डेली के 8 लफ्ज़ आपने लेने हैं, पिक करने हैं और उसको आपने रिमेंबर करने की, मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है। सॉरी मीटर से मैंने रिमेंबर बोल दिया तो मिस्टेक हो गई। तो इसके बाद है वोकैबुलरी कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन इसी तरह का ही होता है कि कॉम्प्रीहेंशन में मतलब कि ये जो हमने 10th क्लास में कॉम्प्रीहेंशन पढ़े थे कि एक सब्जेक्ट आता है, एक मतलब कि कॉम्प्रीहेंसिव ऐसे आता है, पैराग्राफ आता है मीन टू से। तो उस पैराग्राफ को मतलब आपने देखकर उसमें क्वेश्चनिंग और आंसरिंग करनी होती है, क्वेश्चन की आंसरिंग करनी होती है। एंड प्लीज समराइजेशन, अब जाहिर सी बात है कि हमारे जो ऐसे है वो मतलब कि प्लीज हमारा जो बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो प्रीसिस एंड कॉम्पोजिशन है। तो बड़ी सी समराइजेशन हमें समरी करनी आनी चाहिए कि भी हमें आप लोगों को पैराग्राफ दे दिया जाएगा तो आपको उसकी समरी करनी आनी चाहिए, वो भी टू द पॉइंट, यानी प्रीसीज। तो प्रीसाइज आई थिंक होता है प्रीसीज, ये थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ इस पर आकर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें अब हमने टिप्स क्या मिल रही हैं हमें, 6 मंथ फॉलो 6 मंथ प्लान कवरिंग ग्रामर एक्सरसाइज ग्रामर को कवर करना चाहिए हमें। और
मतलब कि हमारी कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस रीडिंग, हमें डेली कोई ना कोई ऐसा पैराग्राफ देखना चाहिए मतलब जिसके ऊपर कॉम्प्रीहेंशन है, उसको रीड करना चाहिए। फिर उसमें से ढूंढना चाहिए क्वेश्चनिंग, मतलब कि हम ChatGPT को दे सकते हैं कि ये पैराग्राफ है, इसमें से क्वेश्चंस निकाल कर दे दें। तो अब आपने वो पूरा पैराग्राफ रीड किया हुआ, आप उस क्वेश्चन के आंसर करने आने चाहिए आपको। और वो क्वेश्चन MCQs की सूरत में भी हो सकते हैं आई थिंक, और मतलब कि रिटन वे की सूरत में भी हो सकती हैं। एंड डेली प्रीसिस राइटिंग, और डेली मतलब कि हमें राइटिंग करनी चाहिए, आनी चाहिए। कि सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हमने मतलब कि ग्रामर की एक्सरसाइजेज करनी है, फिर हमने कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि एक पैराग्राफ रीड करना है, उसको कॉम्प्रीहेंशन उसकी प्रैक्टिस, मतलब किसी क्वेश्चन करने हैं, उसके आंसर निकालने हैं। और फिर इसके बाद डेली प्रीसिस राइटिंग, हमें डेली कोई ना कोई पैराग्राफ चूज़ करके उसकी समरी करनी है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी के 100 मार्क्स होते हैं, तो इसकी कैसे तैयारी करनी है। तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक, तो ये बेसिक साइंसेज, अब इसमें दरअसल बेसिक साइंसेज होती हैं, फिजिक्स, बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल, फूड, आई थिंक ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी। एंड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल क्वांटिटेटिव रीजनिंग, अब इसमें एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग यूज़ होगी। इसमें ये जो चीज़ें होती है इसमें एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब इसमें हमें एनालिसिस करना चाहिए साइंस के बारे में, मतलब कुछ लॉजिकल अटैम्प्ट्स दे दी जाएंगी, उसको आपने हल करने हैं। तो अब इसमें प्रैक्टिस क्या करनी है, हमें मतलब कि पास पेपर्स ले लेने चाहिए हमें, बहुत साइंस कंसेप्ट एंड जनरल साइंस एबिलिटी सेक्शन के। अब जैसे कि आपको पता है कि एबिलिटी ये वाला इस तरह का टॉपिक जो था एमडीकैट में भी होता था कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंसान का माइंड चेक करने के लिए एक डीप और एक मतलब कि कंसेप्चुअल वाइज एक क्वेश्चन दे दिया जाता था, हमने इसको अटैम्प्ट करना होता है, जिसको एबिलिटी कहते हैं। ये असल में आपका माइंड जो होता है ना, माइंड मैप, इसको चेक करने की कोशिश की जाती है। इसमें दरअसल हमने नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखना है, फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब नेशनल में हमारे पाकिस्तान में डोमेस्टिक अफेयर्स में आ जाती हैं, मतलब कि पावर्टी वगैरह, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। वो मैं आपको अलहदा से आपको बता दूँगी करंट अफेयर्स के टॉपिक में से कौन सा सिलेबस होना चाहिए। तो रीजनल में भी यही चीज़ें आ जाएंगी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो पाकिस्तान के बाहर कंट्रीज़ में क्या क्या हो रहा है, और फॉरेन पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब इसमें हमने सबसे बड़ी टिप्स ये है कि हमने डाल न्यूज़ पेपर को मतलब कि रेगुलरली पढ़ना है। एडिटोरियल्स, इकॉनमी, इंटरनेशनल न्यूज़ सेक्शंस आर क्रूशियल। लेकिन मैं बेसिकली यही कहूँगी कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता सीएसएस स्टूडेंट के पास, तो वो मतलब कि एडिटोरियल और ओपिनियंस पढ़ ले तो वही बेटर होगा। उसमें से भी हर ओपिनियन या एडिटोरियल नहीं पढ़ना, वो पढ़ना है जो उसमें से चूज़ किया गया है। मतलब ये कि आई मीन टू से दैट कि जो पॉवर्टी के रिलेटेड है, जो करंट अफेयर्स के सिलेबस के रिलेटेड है, जैसे इन्फ्लेशन है, महंगाई कितनी होगी, महंगाई के रिलेटेड चीज़ें, इस तरह की चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है। तो सप्लीमेंट विद रेप्यूटेबल इंटरनेशनल मैगजीन्स लाइक इकोनॉमिस्ट, फॉरेन अफेयर्स, मेंटेन अ डिटेल फैक्ट शीट। तो आपने फैक्ट शीट बनानी है, ये सबसे अहम पार्ट है मतलब कि सीएसएस का, कि आपके पास एक फैक्ट शीट होनी चाहिए। तो इसके बाद है पाकिस्तान अफेयर। तो इसमें आपने फोकस करना है मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री पर, पॉलिटिकल एवोल्यूशन पर, इकोनॉमिकल चैलेंजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पर, और रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे, रिसेंट पब्लिकेशंस, और कनेक्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स टू कंटेम्प्रेरी इशूज़। तो इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ जो होती है, या फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स होती हैं, ये भी 100 मार्क्स की होती हैं। तो इन दैट इसको इस्लामिक कंसेप्ट में आना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस, वही जो हमने एसेस में देखा था वो होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस होना चाहिए, यूज ऑथेंटिक सोर्सेज, इनकॉर्पोरेट कुरानिक वर्सेज एंड हदीथ रेफरेंसेस, एग्जामिन टॉपिक्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इसकी स्ट्रैटेजी का सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन किस तरह होनी चाहिए। तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपका बैकग्राउंड इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें, कि आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड जेन्युइन इंटरेस्ट क्या है। जो यानी कि आपने बॉटनी रखी है तो आप देख लें कि आपने बॉटनी में से क्या चूज़ करना है, आपने फॉरेस्ट्री चूज़ करनी है या एग्रीकल्चर चूज़ करना है, या फिर डायरेक्ट आप बॉटनी चूज़ करना चाहेंगे, ये आप पर डिपेंड है, और फॉरेस्ट्री वगैरह। तो इसके बाद सिलेबस और पास पेपर्स, थोड़ी रिव्यू द सिलेबस, पास पेपर, अंडरस्टैंड स्कोप एंड टिपिकल क्वेश्चंस। तो इसमें मतलब कि बेसिकली ये कहना चाह रही है कि आपने पास पेपर्स देखने हैं कि मतलब कि कौन से मतलब इनका स्कोप क्या है, इनके टिपिकल क्वेश्चन के रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें ओवरलैप नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट में, कि मतलब थोड़ी ओवरलैप करना चाहिए सब्जेक्ट में। मतलब ओवरलैप इस तरह के, ये मतलब कि एक सब्जेक्ट है जैसे पाक का अफेयर्स है, इससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट इसके साथ मैच हो रहा है तो वो आपको रखना चाहिए। तो मतलब कि देख लें कि जैसे कि है करंट अफेयर्स, तो वो मतलब कि इसके साथ रिलेटेड आ जाती हैं।
इंटरनेशनल रिलेशन उसके साथ रिलेटेड आ जाते हैं। इस तरह आपस में जो मैच कर रहे हैं ना, तो ये बेस्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वही सब्जेक्ट का डाटा उठाकर उसमें रख दिया और उस सब्जेक्ट का डाटा उठाकर उसमें रख दिया। तो इसके बाद है एप्टीट्यूड। आपके मतलब कि आपकी जो मेमोराइजेशन है और आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ में, आपने ये देखनी है सबसे पहले। और फिर प्रिपरेशन टिप्स, डीप ड्राइव। वन सिलेक्टेड, एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर लिया, उसको डीपली सब्जेक्ट को मतलब कि पढ़ें, उसको रीड करें, फिर प्रैक्टिस करें रेगुलरली पास पेपर्स क्वेश्चन फॉर चूजन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो स्टे अपडेटेड फॉर सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कीप अप विद रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड थ्योरीज। मतलब कि जाहिर सी बात है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मतलब कि डायनामिक होते हैं, तो उसमें से इंटरनेशनल रिलेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे, तो ये डायनामिक सिलेबस है क्योंकि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो हमें इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है कि हमारा डेली स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए फॉर कंपलसरी CSS सिलेबस और CSS सब्जेक्ट्स। अब मतलब कि ये है कि आप 7 से 9 AM तक आप करंट अफेयर्स का टॉपिक में से डान न्यूज़पेपर एनालिसिस कर सकते हैं कि आप डेली डान न्यूज़पेपर पढ़ें 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, अगर आप फारिग हैं। तो अगर डिग्री के साथ है तो मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वो डिग्री पे ही फोकस करें। तो इसके बाद एक्टिविटी डी, डान न्यूज़पेपर थोरली, फोकस ऑन एडिटोरियल्स, ओपिनियन पीसेज, नेशनल इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक न्यूज़। तो इसके बाद रीड एनालाइज आर्टिकल्स, आइडेंटिफाई की इशूज़, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं टाइम टेबल स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा। टाइम टेबल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि CSS की प्रिपरेशन किस तरह हमने करनी है। जो अगर आप लोगों को समझ आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।